नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के प्रोग्राम रीब्रांड पाकिस्तान के साथ अर्शिया अफजल आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने प्रोग्राम में बात करते हैं पाकिस्तान की रीब्रांडिंग पर। जिस तरीके से पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में डिटीरियोरेट किया गया है, हमारे प्रोग्राम का पर्सपेक्टिव, हमारे प्रोग्राम का मोटिव ये है कि हम ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात करवाएं जो अपनी अपनी कैपेसिटी में पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, अपने अपने डोमेन्स में रहकर। इसी सिलसिले में आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं काजी तौसीफ साहब के बारे में बताती चलूँ। काजी तौसीफ साहब का ताल्लुक मेडिकल फील्ड से है, बहुत सारे डोमेन्स में काम कर रहे हैं, HR से आपका ताल्लुक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप रिहेबिलिटेशन सेंटर चला रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकिंग सेशंस ले रहे होते हैं। रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है आपका जो चल रहा है, उसमें आप जो है लोगों को मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में बता रहे होते हैं। आइए बात करते हैं अपने गेस्ट से। अस्सलाम वालेकुम काजी तौसीफ साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। So wonderful initiative, congratulations on this. थैंक यू सो मच सर, और थैंक यू सो मच कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। काजी साहब, जब मैं आपका इंट्रोडक्शन देख रही थी, आपका CV मेरे पास आया, तो माशाल्लाह से आपने काफ़ी डोमेन्स में काम किया हुआ है। आप HR से भी आपका ताल्लुक है, आपका जो है वो मोटिवेशनल स्पीकिंग सेशन से भी आपका ताल्लुक है। अपार्ट फ्रॉम दैट काउंसलिंग भी चल रही होती है साइड बाय साइड। रिहेबिलिटेशन पे ज़्यादा फोकस क्यों, और वेलबींग पे ज़्यादा फोकस क्यों, वेलनेस पे क्यों ज़्यादा फोकस, कोई ख़ास वजह? एक तो पर्सनल रीज़न रहा है, ज़िंदगी में मेंटल इलनेस और इसके इम्पैक्ट को बहुत अच्छी तरह से देखा है मैंने। तो कहीं ना कहीं कनेक्शन होता ज़रूर है इंसान। सो इट्स अ पर्सनल कॉलिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, रिहेबिलिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी के हर फैसेट को अफेक्ट करती है और हर एज ग्रुप पे असर करती है। जब हम इलनेस की बात करते हैं या बीमारी की बात करते हैं, तो बीमारी नॉर्मली सिर्फ इतना करती है कि वो हमारी कैपेसिटी को इम्पैक्ट करती है। बाकी हमारी सेहत ना होने की वजह से हम नॉर्मली उन चीज़ों में उलझ जाते हैं जो कि हमें फिर किसी भी काबिलियत से कासर कर देती हैं। हम बिल्कुल डिकैपेसिटेटेड हो जाते हैं, और उसकी वजूहत ये होती हैं कि हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं। हम ये सोचते हैं कि बीमारी की वजह से अब ये नहीं हुआ होगा, और ऐसा फिज़िकल इलनेस के साथ भी होता है और ऐसा मेंटल इलनेस के साथ भी होता है। बिल्कुल। अभी काजी साहब, प्रोग्राम का जब स्टार्ट था, मैं उस वक्त यही आपसे पूछना चाह रही थी कि हम बेसिकली पहले हेल्थ को अंडरस्टैंड करें। लोग बहुत आगे की तरफ चले जाते हैं, बहुत आगे की तरफ सोचते हैं, हमें बेसिक्स नहीं पता होते कि बेसिकली हेल्थ है क्या हमारी नज़र में। सेकेंडली, मेंटल इलनेस और फिज़िकल इलनेस क्या होती है? ओके, नॉर्मली लोग सेहत को जोड़ते हैं बीमारी के ना होने से, जबकि ऐसा नहीं है। आप बीमार हो सकते हैं, तब भी आप सेहतमंद हालत में हो सकते हैं। तो कहा यह जाता है, जो WHO ने डेफिनेशन बनाई है, उसको अगर मैं सादा लफ्ज़ों में बयान करूं तो वो ऐसी है कि बीमारी की मौजूदगी या गैर मौजूदगी के होते हुए आपके चलने फिरने, खाने पीने, मुआशरत करने के तमाम फंक्शंस अगर परफॉर्म हो रहे हैं तो आप एक सेहतमंद इंसान हैं। इसीलिए जब हम रिहेबिलिटेशन में भी काम कर रहे होते हैं, चाहे वो फ़िज़िकल रिहेबिलिटेशन हो या वो मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन हो, दोनों सूरतों के अंदर हमारा फोकस इस बात पे होता है कि हमारे पास कैपेसिटी क्या अवेलेबल है और हम उसको कैसे मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, उस डेफिसिट को, उस कमी को कवर करने के लिए जो कि बीमारी की वजह से हो गई है। सो रिहेबिलिटेशन फोकस के हिसाब से पूछो तो आई मीन, नॉट द एब्सेंस ऑफ इलनेस इज़ a bad or disease state, but inability to perform normal functions of human life is the state which we are focusing at. काजी साहब, जब हम बात करते हैं रीहैब के पर्सपेक्टिव से, स्पेशली मेंटल इलनेस की बात करूँगी, कि जिस तरीके से हम सोसाइटी में मूव कर रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलता है कि हम किसी भी मेंटल इलनेस की तरफ बढ़ रहे हैं? ओके, सबसे पहले तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ मेंटल इलनेस नहीं है, और उसके लिए समझना ये ज़रूरी है कि नॉर्मल ह्यूमन फंक्शनैलिटी क्या है। हम जैसे रहते सहते हैं, चलते फिरते हैं, खाते पीते हैं, लोगों से उठते बैठते हैं, ये सारी चीज़ें हमें एक सेहतमंद ज़िंदगी के रुझान को ज़ाहिर करती हैं। तो कोई ऐसी नफ्सियाती, असाबी, जहनी दबाव की कैफियत जो आपको इन फंक्शंस के अंदर काम करने से कासिर कर दें, आपको इनेबल बना दें, डिसेबल बना दें, वो एक इलनेस की स्टेट है। अब इस इलनेस की स्टेट को कैटर करने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। फर्स्ट स्टेज पे आप किसी काउंसलर से बात कर सकते हैं। वो काउंसलर आपका कोई बड़ा हो सकता है, आपका बड़ा भाई हो सकता है, आपकी वालिदैन में से कोई हो सकता है, और अगर ऐसा कोई अवेलेबल नहीं है जो न्यूट्रली आपकी बात सुन सके, आपका दोस्त नहीं है, तो वो कोई एक प्रोफेशनल भी हो सकता है जो इसके पास काउंसलिंग स्किल मौजूद हो।
स्टेज ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो सूरत में आप किसी साइकोलॉजिस्ट साइकोथेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं जो कि एनालाइज कर सकता है अपनी नॉलेज की बेसिस पे कि आपकी इलनेस, आपके अंदर इलनेस मौजूद भी है या एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है टू बी कंफ्यूज्ड। अगर हालात इतने ख़राब हैं कि आपकी फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं हो रही, आप लोगों में उठ बैठ नहीं पा रहे, आपकी सोचें, आपके कन्फ्यूजन्स, आपके तसव्वुरात आपको मुसलसल घेरे हुए हैं, तो उस सूरत में हो सकता है आपको किसी एक माहिर तिब नफ्सियात यानी कि साइकाइट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत हो। दवाओं के ज़रिए वो आपकी मदद करेगा। तो ये मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, लेकिन इसकी पहचान कैसे होती है? इसकी पहचान ऐसे होती है कि आपको नज़र आ रहा होगा कि एक शख्स अपनी नफ्सियाती कैफियत के अंदर ज़िंदगी के नॉर्मल कामों को परफॉर्म कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। आया बहुत ज़्यादा सो तो नहीं रहा, आया बहुत ज़्यादा सोचों में मगलूब तो नहीं है, आया बहुत ज़्यादा किसी एक तरफ देखकर मुसलसल बातें करता तो नज़र नहीं आ रहा, कहीं बेवजह हंसता हुआ नज़र तो नहीं आ रहा, कहीं आपको हर वक्त वो शख्स नेगेटिव और पैरानॉइड थॉट्स के साथ तो नज़र नहीं आ रहा। तो ये वो सारी कैफियत हैं जो आपको बताती हैं कि कोई ना कोई चीज़ अभी अंदर पनप रही है। और मेंटल इलनेस के केस में जो अहम चीज़ होती है वो अर्ली डिटेक्शन होती है। तो लिहाजा अगर आप जितनी जल्दी पहचान पाएंगे उतनी जल्दी आप उसे काबू कर पाएंगे। रिहैब सेंटर्स की जब हम बात कर रहे थे स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू मेंटल इलनेस, तो रिहैब सेंटर्स का बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है और मेंटल इलनेस को रिकवरी के लिए बेसिकली किस हद तक इफ़ेक्टिव होते हैं रिहैब सेंटर्स? अच्छा, हमारे यहाँ रिहैब सेंटर का कॉन्सेप्ट नॉर्मली इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है, यानी इदारों में बंद कर देने का कॉन्सेप्ट समझा जाता है। लेकिन प्रैक्टिस में बहुत अच्छे अच्छे इदारे भी हैं जहाँ वे सिर्फ बंद नहीं करके रखते हैं। तो जो रिहैब काम करता है वो ऐसे काम करता है कि वो सबसे पहले आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग की असेसमेंट करता है। हम जब रिहैब्स की बात करें तो लोग समझते हैं शायद सिर्फ नशे के आदि अफराद को ही रिहैब्स में ले जाना चाहिए, इसी तरीके से बना हुआ है, जबकि ऐसा है नहीं। आप जब घर में बच्चे को बुरी आदत पड़ जाती है कोई भी, चाहे झूठ बोलने की हो, तो जो घर में आप काम करें तो वो भी आप रिहैबिलिटेशन कर रहे होते हैं बाय इंस्टिगेटिंग इंटरेस्ट, कि आप उसकी दिलचस्पी पैदा करते हैं कि वो सही बातें करे, अच्छी बातें करें, अच्छे काम करें। वो एक रिहैबिलिटेशन प्रोसेस है। सो रिहैब को अगर समझना है तो ऐसे ही है कि हम बहाली की आदत कैसे डालें, हम कैसे उस तरफ लेके जाएं जहाँ ऐसी आदतें पड़ जाएं जो इंसान को उसकी उन कैफियत से बहाल कर दें जो उसको बेहाल रखती हैं। तो लिहाजा नशे की हालत में भी ऐसा होता है, नफ्सियाती बीमारियों की हालत भी ऐसा होता है, पास दफ़ा हादसात के बाद ऐसा होता है, फ़िज़िकल चोटें लगती हैं हमें, हाथ पांव टूट जाते हैं, हम अक्सर व बेशतर ख़वातीन प्रेगनेंसी से गुजरती हैं, बड़े बूढ़े जूड़ों की तकलीफ़ से गुजरते हैं। तो उस सूरत हाल में भी जो होता है वो एक रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस होता है, वो हम फ़िज़िकल रिहैबिलिटेशन के काम को कर रहे होते हैं। तो रिहैबिलिटेशन के डिफरेंट फैसेट्स हैं, फ़िज़िकल हो सकती है, मेंटल हेल्थ रिहैब हो सकता है। सो ये दो चीज़ें हैं। आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, अभी आपने कहा कि आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है इनिशियल स्टेज पर, लेकिन अगर हम अपनी इस लाइफ के डायनामिक्स देखें, हम जितनी फास्ट मूविंग पेस पे हमारी लाइफ गुजर रही है, हमारे पास एक दूसरे को देने के लिए वक्त नहीं है, हमारे पास एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए टाइम नहीं है। आप क्या समझते हैं कि इस तरह की लाइफ में क्या आइडेंटिफिकेशन अर्ली स्टेज पे हो सकती है? सेकेंडली, बहुत दफ़ा ये भी होता है कि आइडेंटिफिकेशन के लिए आप डेफिनेटली आपके पास टाइम नहीं है, बहुत दफ़ा मेंटल इलनेस की रीज़न ये भी हो सकती है कि आपके पास एक दूसरे को देने के लिए टाइम नहीं है, आप तन्हाई का शिकार हो जाते हो। किस तरीके से रहेंगे आप इस चीज़ को, क्या पर्सपेक्टिव है आपका इसमें? इम्पॉर्टेंस ऑफ डिस्टेंस बहुत बढ़ गई है, इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रॉक्सिमिटी से, यानी कि कुर्बत की अहमियत कम हो गई है, फासले की अहमियत बढ़ गई है। और ये बात मैं ऐसे कहूँगा कि आपके घर के 3 कमरे हैं, आपके घर के 3 कमरों में किन लोगों को कौन सी उलझनें परेशान करती हैं, उनको क्या बीमारियां हैं, इस वक्त किसको एलर्जी है, ये शायद आपको पता नहीं होगा। लेकिन आपको अपने व्हाट्सएप पे मौजूद या आपको अपने फेसबुक पे मौजूद लोगों के स्टेटस से उनके मूड्स का भी पता होगा। आपको ये भी पता होगा कि वो खा क्या रहे हैं, वो पहन क्या रहे हैं, वो सोच क्या रहे हैं। सो जो एक अहम एलिमेंट है ना, वो शायद डिस्कनेक्ट टू कनेक्ट का है, जिसे हमें बिल्ड करने की ज़रूरत है ज़िंदगी में। अहम चीज़ को अहम करें। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी जो शायद हमें मैट्रिक में पढ़ाई गई थी, अब भी हो सकता है वो किताबों में पढ़ाते हों, कि वो पूछे गए थे कि 3 क्वेश्चंस का एक चैप्टर था इंग्लिश की किताब के अंदर, 3 क्वेश्चंस। वो एक आदमी होता है, पूछता है, जो एक बादशाह होता है, वो कहता है मैं ये 3 सवाल हैं, जो इन 3 सवालों के जवाब दे देगा वो उसे मैं अपनी किंगडम सौंप दूँगा। तो वो बड़ी जगहों पर जाता है,
तो वो आखिर में जाता है तो उसको कोई जवाब नहीं दे पाता। आखिर में वो एक फार्मर के पास जाता है, उससे पूछता है वही सवाल, और उसके सवाल होते हैं कि सबसे अहम आदमी कौन है, सबसे अहम काम क्या है, और सबसे अहम वक्त कौन सा है। तो मछेरा, वो जो फार्मर होता है, उसका जवाब देता है सबसे अहम आदमी तुम हो। वो कहता है कैसे? कहते क्योंकि इस वक्त मेरे लिए तुमसे बात करना ज़रूरी है और तुम्हारा मेरे लिए मुझसे बात करना, तो सबसे अहम इंसान तुम हो। सबसे अहम वक्त अभी है, क्योंकि ये वक्त अगर अभी गुजर गया तो फिर नहीं आएगा। और सबसे अहम काम वो है जो मैं कर रहा हूँ, तुमसे बात कर रहा हूँ तो तुम्हें समझा पा रहा हूँ। इसी तरह कल जब तुम आए थे, जब मैंने तुम्हें भगा दिया था, तब मैं खेती बाड़ी कर रहा था, तो तब सबसे अहम काम मेरे वो था। तो लिहाजा हमें हियर एंड नाउ प्रिंसिपल को बहुत अच्छी तरह समझना होगा कि हम जिस चीज़ में हैं, जिस हालत में हैं, जिस जगह पे हैं, वहाँ के लोग हमारे लिए कितने अहम हैं, हम उन लोगों को कितनी तवज्जो देते हैं, और जिन्हें हम अहम कह रहे हैं उन्हें हम तवज्जो और वक्त कितना देते हैं। अहम चीज़ ये है, हम कहते हैं हमारे लिए बच्चे अहम हैं, लेकिन हमारे पास अपने बच्चों को संभालने के लिए टाइम ही नहीं है। हम कहते हैं हमारे घर वाले हमारे लिए अहम हैं, हमारे पास उनसे बात करने के लिए टाइम ही नहीं है। लेकिन हमारे पास टाइम क्या है? हमारे पास व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और इन सब चीज़ों पे रहकर जगह जगह पे दुनिया को ये बताने की ज़रूरत ज़रूर पैदा हो गई है कि हम क्या करते कर रहे हैं। तो हमेशा कनेक्ट टू डिसकनेक्ट करना पड़ेगा, सो वो बड़ी ज़रूरी है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि हमारी प्रायोरिटीज़ कहीं चेंज हो गई हैं? हमें ये नहीं पता होता कि फैमिली में इम्पॉर्टेंट है क्या। बेसिकली हम बहुत सारे लोगों से पूछते हैं, वो कहते हैं हमारे लिए हमारी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या फैमिली में फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरे कर देना इम्पॉर्टेंट है, या ये पता होना ज़रूरी है कि आपके पेरेंट्स में आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, आपकी वाइफ, उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे क्या है? क्या वो आपके फाइनेंसेस चाहते हैं, या वो आपके साथ टाइम गुजारना चाहते हैं? देखो, इफ़ इट डज़ नॉट स्पीक इन एक्शन, इट इज़ मीनिंगलेस। हम नॉर्मली ज़िंदगी में ऑब्जेक्टिव उन्हीं चीज़ों को कहते हैं जो हमें ऑब्ज़र्व करने में नज़र आती हैं, वरना हर दावा बोगस है। वो जैसे कहते हैं ना, चांद तारे तोड़ लाऊंगा, बोगस दावा है, कर नहीं सकते। लेकिन आप किसी से कहें कि मैं तुम्हारी पढ़ाई में तुम्हारी मदद करूँगा ताकि तुम ज़िंदगी में आसमानों की बुलंदी को छू सको, रियलिस्टिक है। इसी तरह आप बच्चे से कहें आपको बच्चे से बहुत मोहब्बत है, उसका बड़ा ख्याल है, लेकिन आप ना उसकी जिस्मानी सेहत का ख्याल रखते हो, ना उसकी असाबी सेहत का ख्याल रखते हो, लेकिन आप उसको कपड़े बेहतरीन पहनाते हैं, उसको फ़ोन आपने दे दिया, आप उसको इंटरनेट आला तरीन दे दें, कोई फ़ायदा नहीं है। आप बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ा लें, बच्चे की तरबियत में अगर आप कोई हिस्सा नहीं ले रहे, कोई काम नहीं कर रहे आप कहें आप बड़ों की बड़ी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन आप उन बड़ों की जब इज़्ज़त करते हैं तो आप उनसे शायद ईद पे ही मिलते हैं। घर में आप वक्त पे आप खाना साथ नहीं खाते, आप उठते बैठते नहीं। तो जब आप इज़्ज़त देने का तरीक़ा तो ये है ना कि आप जिस मामले में उलझे हुए उसमें आप उनके साथ कितना वक्त लगा रहे हैं, तो कनेक्टिविटी कितनी है, और वक्त देना जो है वो सबसे अहम चीज़ है। तो हम नॉर्मली कोशिश यही करते हैं, एटलीस्ट जब मैं काम करता हूँ तो इन नॉर्मल बिहेवियरल रुझानात पे बहुत बात करूँ, इन चीज़ों की स्किल डेवलप करने में। बिल्कुल, मैं अभी यही पूछना चाह रही थी कि जिस तरीके से आप अपने रिहेबिलिटेशन सेंटर में कर रहे होते हैं ट्रेनिंग, और जिस तरीके से आप वेलनेस की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, तो आप लोग किस तरीके से इस चीज़ को लेकर चलते हैं कि टाइम, क्या आप लोगों की ट्रेनिंग का ये पार्ट होता है कि किस तरीके से एक दूसरे को टाइम देना है, कनेक्टिविटी रखनी है एक दूसरे के साथ? अच्छा, मैं बताता हूँ। द सेटअप इज़ कॉल्ड खुद मुहाफ़िज़, एंड द रीज़न वी बिल्ट इट अप वाज कि जब 2016 में आर्मी पब्लिक स्कूल का इंसिडेंट हुआ तो सब लोग रो रहे थे, बहुत सारे अच्छे इनिशिएटिव आए। हमारे फाउंडर्स उमर और अहमद ने मिलकर तब ये तय किया कि हम रोएंगे नहीं, हम तैयारी करेंगे कि हम किस तरह से लोगों को अपनी ज़िंदगी और अपनी सेहत और अपनी हिफाजत के लिए तैयार कर सकें। हमने फिर काम ये शुरू किया, हमने 3 टियर्स बनाई। हमने ख़वातीन की टियर बनाई क्योंकि सबसे ज़्यादा अफेक्टेड ख़वातीन थी, टीचर्स थी, फीमेल टीचर्स थी, इनको बिल्कुल नहीं पता था सेल्फ डिफेंस कैसे, छोटे बच्चे थे। तो हमारे जो 2 बड़े अहम एलिमेंट्स हैं हमारे प्रोग्राम के, वो किड्स क्लब है। हम बच्चों को सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स सिखा रहे होते हैं, उनको हम ये बता रहे होते हैं कि वो किस तरह से फ़िज़िकली एक्टिव रहें, उनको मार्शल आर्ट सिखा रहे होते हैं, हम उनको हरासमेंट के कॉन्सेप्ट सिखा रहे होते हैं क्योंकि ये आजकल समझना बहुत ज़रूरी है। हम ज़ैनब और दूसरे वाक़यात रिपीट नहीं करना चाहते। हम अपनी ख़वातीन को, अपने बच्चों को तैयार कर रहे होते हैं कि माशरा इस तरह का हो गया है सारे एक्सपोजर्स की वजह से, डिफरेंट तरह के, सिर्फ मीडिया को इल्ज़ाम नहीं दूंगा मैं, हमारा वैल्यू सिस्टम भी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है। तो
अपनी बच्चों को तैयार करना कि अपना डिफेंस कैसे करें, अपना दिफा कैसे करें, बस स्टॉप पे कॉन्फिडेंटली कैसे खड़े रहें, बस कंडक्टर से किस तरह से तमीज़ से बात करवाएं, कहीं कोई वर्क प्लेस पे जाएं तो काम करने जाएं, अपने आप को ठंडा करने ना जाएं कि आप काम ही होते रहें कि कोई तंग कर रहा है तो आप काम हो रहे हैं, आप अपना डिफेंस कैसे करें। इसी हवाले से हम हजरात के साथ भी और फैमिलीज़ के साथ काम कर रहे होते हैं कि सेहतमंद कैसे रहें। तो हमारा बड़ा फोकस होता है उन चीज़ों पर, उन आदतों पर काम करने का कि मेटाबॉलिज्म को इंसान की कैसे नॉर्मलाइज़ करें। तो हम न्यूट्रिशन पे काम कर रहे होते हैं कि हेल्दी कैसे खाइए। अब पोस्चर्स एंड पोजीशंस पे फिजियो केयर के थ्रू काम कर रहे होते हैं हम। मुख्तलिफ स्टेजेस ऑफ लाइफ हैं, प्रेगनेंसी है, नॉर्मल फिज़िकल वर्क है, ओल्ड लोग हैं, तो उनको किस तरह से मदद करना है कि वो किस तरह उठे बैठें, अपनी कमर का, अपने जिस्म का, अपने हाथों पैरों का ख्याल रखें। और इन सब के करने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि जब आप हेल्दी जिएंगे तो आप एक नॉर्मल हैबिट में होंगे, तो रिहेबिलिटेशन की नीड कम होती जाएगी। हम अपना बिजनेस कम करना चाहते हैं। वजह, बाय हेल्पिंग पीपल अंडरस्टैंड दैट हेल्दी लिविंग इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू कट डाउन द कॉस्ट ऑफ इलनेस। हम नॉर्मली समझते हैं कि कॉस्ट ऑफ इलनेस हाई है, मैं कहता हूँ कॉस्ट ऑफ हेल्थ अगर आप सही से इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप कॉस्ट ऑफ इलनेस से निकल जाएंगे। तो बहुत उसको जाना ही नहीं पड़ेगा। तो हम इस पे काम कर रहे हैं। फिर अभी हम लोगों ने एक और चीज़ नोटिस की थी कि मेंटल हेल्थ के हवाले से बहुत चीज़ों की ज़रूरत है। बेसिक चीज़ें नहीं अवेलेबल, बहुत महंगे काउंसलर्स हैं और बहुत महंगे साइकोथेरेपिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट हैं। एक 1-1.5 घंटे के लोग 5-5, 10-10 हज़ार रुपये चार्ज कर रहे होते हैं। तो जो जाना चाहता है वो भी ये सोच कर कहता है कि एक ही दफ़ा चले जाऊँ तो 1 घंटा दे दूँ। तो हमने फिर बहुत ही इकनॉमिकल टर्म्स पे लोगों को काउंसलिंग सर्विसेज शुरू किए। हमने ऑनलाइन शुरू किया इसी वजह से इसको कि एक्सेसिबिलिटी रहे। हमने ये नहीं कहा कि आएँ आप काउच पे बैठें तो ही बात हो सकती है, हम ऑनलाइन काउंसलिंग्स भी कर रहे हैं। और पाकिस्तान जैसे इन्वायरमेंट में रहते हुए हम ऑन फ़ोन अवेलेबल हैं, ऑनलाइन पोर्टल्स पे अवेलेबल हैं, किसी भी मीडियम के थ्रू अवेलेबल हैं। जी मैं अभी बिल्कुल यही कहने वाली थी कि डायलेमा ये है कि हमारे पास एक अपने लिए भी वक्त नहीं है, एक दूसरे के लिए तो बहुत दूर की बात है, हम अपने आप को भी टाइम देने का नहीं सोचते। जिस तरह की हमारी लाइफ इतनी मसरूफ़ हो चुकी है, हम चाहते हैं कि एक ही सिटिंग में हमारे मसले हल हो जाएं, एक ही सिटिंग में हम अपनी सारी चीज़ें, अपनी सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लें, अपने मेंटोर से, अपने काउंसलर से, किसी से भी। नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. Arkansas Spine and Pain. We love being a part of the family that is our great state. Our mission is to help every family we can live pain-free lives so you can get back to taking hikes, walking the dog, giving your kids and grandkids piggyback rides. Give us a call today at Arkansas Spine and Pain and get out of the cycle of agony you're in. You deserve to get your life back ASAP. कनाडा से पाकिस्तान अब भेजे पर्सनल आइटम्स, फर्नीचर, होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरेटर्स और बहुत कुछ, वो भी निहायत मुनासिब रेट्स पर विद रॉयल कार्गो सर्विस। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में फ्री डिलीवरी ऑफर के साथ 200 kg से ज्यादा ऑर्डर्स के लिए फ्री पिकअप फ्रॉम ऑल ओवर GTA। कम से कम 25 kg की डिलीवरी सिर्फ $4 पर kg से। सो इस लो कॉस्ट डोर टू डोर डिलीवरी ऑफर से अभी फायदा उठाएं। कॉल करें रॉयल कार्गो सर्विस at 416-897-3311।
वेलकम बैक। जी तो काई साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि हमारा डायलेमा यह है कि हमारे पास अपने लिए टाइम नहीं होता। हम चाहते हैं कि एक सिटिंग में मसले हल हो जाए, हम चाहते हैं एक सिटिंग में हमारे मसलों का सारा हल हमारे सामने आ जाए। क्या समझते हैं कि इस चीज़ की अवेयरनेस हम कैसे क्रिएट करेंगे लोगों में कि हमें सबसे पहले अपनी सोसाइटी में मूव करने के लिए, अपनी फैमिलीज़ के साथ मूव करने के लिए अपने आप को अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़रूरत है। किस तरीके से आप लोग इस चीज़ को अवेयरनेस का अपनी ट्रेनिंग का पार्ट बनाएंगे? मसला ये है कि नॉलेज एक्सप्लोजन या इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन के बाद से जो बूम आया है, तो पार्शली एजुकेटेड लोग बहुत मौजूद हैं जो कि लोगों को नीम हकीम खतराए जान बने हुए हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ नॉट नोइंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन कॉन्फिडेंस ऑफ नोइंग। तो जो चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि आप सबसे पहले तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करें कि आपको नीड किस चीज़ की है। उस नीड को समझने के लिए अगेन मैंने कहा ना, सब लोगों को काउंसलर्स के पास आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर में दादा दादी नाना नानी कोई बड़ा बुज़ुर्ग मोहल्ले में आपके घर में कोई ऐसा मौजूद है जिससे आप बात कर सकते हो और वो भले से कुछ ना करे, अगर अपने वक्त के किस्से भी सुना रहा है और आप उसे सुन सकते हो तो आप वो सुनिए, आपको उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दो चीज़ें होंगी उसमें। एक तो उनको आपकी रिस्पेक्ट नजर आएगी उनके पास बैठने से, दूसरा उनकी स्टोरी सुनकर आप आज के से पहले के वक्त के कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए जो चीज़ें गलतियाँ या सही चीज़ें हुई आप उनको सुनकर अंदाज़ा लगा सकेंगे कि आपको करना क्या है। क्योंकि बहुत सारी सिचुएशन सिमिलर होती हैं, सिर्फ मटेरियल्स बदल जाते हैं, टेक्नोलॉजी बदल जाती है। आज से पहले भी सच की वैल्यू वही थी जो आज है, आज से 10 साल पहले, लेकिन कॉन्टेक्स्ट बदल जाने से उस प्रिंसिपल के अंदर कोई चेंज नहीं आती। तो पहली चीज़ तो ये है। फिर आप चले जाएं, आपके उस्ताद होंगे, टीचर्स होंगे, अच्छे टीचर्स आपको खुद ही नज़र आएंगे। वो टीचर्स जो आपके अंदर आपकी कैपेसिटी बढ़ाने में इंसिगेट करते हैं, बजाय इसके कि वो आपको इन्फ्लुएंस करने में लगे हुए हो, जो आपको अपने जैसा ना बनाना चाहते हो, वो चाहते हो कि आप अपने जैसे बने, यानी कि उनके जैसे ही बने, यानी कि आपके अंदर जिसकी सलाहियत है आप उसी के बेस्ट बने। फिर आप निकल जाएँ, ख़ानदान में और बड़े होते हैं, दोस्त हो सकते हैं आपके दोस्त, वो दोस्त जो आपको, अगेन वही कहूँगा, हर वो शख्स जो आपको अपने जैसे फ़ैसले कराने पे मजबूर कर रहा है वो शायद आपका बहुत अच्छा दोस्त नहीं है, आपका बहुत अच्छा हमदर्द नहीं है। हर वो शख्स जो आपके फ़ैसले को ठीक करने में आपकी मदद कर रहा है वो ठीक है, वो अच्छा काउंसलर भी है, वो अच्छा मेंटर भी है, वो अच्छा कोच भी है। फिर आप अगर ये सारी चीज़ें सहूलतें मौजूद नहीं हैं आपके पास कोई रूहानी आदमी भी नहीं है, आप किसी दीनी आदमी के पास भी नहीं है, तो आप फिर पेड काउंसलर के पास जाएँ, देखें वो कितना वक्त देता है। जल्दी में तो नहीं है आपका काउंसलर, उसके पास इतना वक्त है कि वो आपकी बात गौर से सुने। आपकी बात सुनते ही जजमेंट तो नहीं पास कर देता, आपको बीमार बेकार अखियार में तो नहीं स्टेट कर देता। तो उसके पास जाएँ। अगर आपका मसला इतना बड़ा है कि आप मुसलसल कंफ्यूज रहते हैं, आपकी चीज़ें मुसलसल आप कि काउंसलर से मैनेज नहीं होते हो, अच्छा काउंसलर आपको खुद ही रेफ़र कर देगा कि आप एक साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट के पास चले जाएँ, जो ज़रा ज़्यादा टेक्निकल तरीके से आपकी मदद करेगा अपनी थेरेपीज़ के थ्रू। और अगर मामला इतना ख़राब है कि आपकी फंक्शनैलिटी को किसी इमीडिएट इंटरवेंशन की ज़रूरत है तो हो सकता है आपको साइकाइट्रिस्ट के पास जाना पड़े। लेकिन ये सब काम जितना जल्द मुमकिन हो, एंड इसमें जल्दबाजी का एलिमेंट नहीं है, मैं कह रहा हूँ जैसे ही चीज़ें महसूस होना शुरू हों तो किससे रब्ता कर लें। इंटरनेट पे सहूलतें मौजूद हैं, बहुत अच्छे पोर्टल्स भी हैं, उस पर डालें अपने सिम्टम्स, अपने आइडियाज़, तो देखें, पढ़ कर जाएँ तो आपको बहुत मदद मिलेगी। बहुत ज़रूरी ये है कि इंसान अपने आप को आगाह रखे कि वो ख़ुद कैसा चल रहा है, तो हम शायद चीज़ों को बदल सकते हैं। मैं काउंसलिंग सर्विस ऑफ़र करता हूँ, तो मेरे पास साइकोथेरेप्यूटिक स्किल्स नहीं है। मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं क्योंकि साइकाइट्रिस्ट नहीं हूँ, साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, साइकोथेरेपिस्ट नहीं हूँ फ़िलहाल, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को सुनता हूँ, उनको मदद करता हूँ कि जी अच्छा आप ये सोच रहे हैं तो आपने इसके कॉन्सिक्वेंसेस सोचें, इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट सोचें। आपकी कंसिस्टेंसी ऑफ थॉट को हम वहाँ तक लेके जाते हैं जहाँ पे आप इस लायक हो जाएं कि आपका अच्छा ठीक है मैं यही करना चाहता हूँ, मैं इसके नताइज भी समझता हूँ और अब मैंने ये फ़ैसला किया। एंड दैट इज़ द जॉब ऑफ अ काउंसलर एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो कोई भी ऐसा शख्स, चाहे वो दोस्त हो, काउंसलर हो, ना हो, साइकाइट्रिस्ट हो, अगर आपको ओवर इन्फ्लुएंस कर रहा है, ही डज़ नॉट मीन वेल।
दिस पर्सन इज इन्फोर्सिंग हिज डिसीजन। जिस तरीके से मैं आपकी बात सुन रही होती हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि आपका हर दिन एक नई लर्निंग है, हर दिन एक नया केस आपके सामने आ रहा है और उस केस में एक नए तरीके से आपको ज़िंदगी का पहलू देखने को मिल रहा है। जो हमें सिखाने वालों ने, आई वाज ट्रेन्ड बाय डॉक्टर कैरन वेल्स एंड डॉक्टर मोनिका विलियम्स, यूएसए के बेस्ड एक्सपर्ट्स हैं। तो जो पहली चीज़ होती है ना वो ये होती है, यू हैव टू पुट योर सेल्फ आउट ऑफ द रूम व्हेन यू आर टॉकिंग टू अ क्लाइंट। आपको अपने आप को निकाल कर बाहर रख देना होता है। अगर आप कहीं भी कंपैरिजन में मौजूद हैं तो आप काउंसलिंग ना करें। तो कहा कहते हैं, सबसे पहले कहा यह जाता है कि आप अगर थेरेपिस्ट या काउंसलर हैं तो सबसे पहले जाके आप खुद अपनी काउंसलिंग करवाएं कि आपके कोई ऐसे अनटाइड इश्यूज़ तो नहीं हैं जिनकी वजह से आप दूसरों की ज़िंदगी में खलफशार पैदा कर सकते हैं। तो लिहाजा बेहतरीन काम यह है कि आप पहले वो करें। तो हम you have to think beyond yourself, before yourself, and focus on objectivity of decision making, and that's how it is. तो बहुत slow and gradual process होता है। Slow and gradual से मुराद यही है कि एक ही सिटिंग में सब कुछ नहीं होता, कुछ वक्त लगता है। 1 से 2, 2 से 1, 2, 3, 4, 6 डिपेंड करता है किस तरह के इशूज़ निकल कर आ रहे हैं, उसके बेसिस पे डिसीजंस निकल कर आते हैं और हम आगे चलते रहते हैं। अच्छा तौसीफ साहब, पाकिस्तान में आप क्या समझते हैं कि कितना सीरियसनेस के साथ इस चीज़ पे काम हो रहा है? रिहैबिलिटेशन सेंटर की अगर हम बात करते हैं, जिस तरीके से आप लोग अपने अपने डोमेन में काम कर रहे हैं, अपनी कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, और कितनी एनजीओ, हमारे पास बहुत सारी एनजीओज़ हैं, कितनी एनजीओज़ हैं जो इस तरीके को स्पेशली रिहैबिलिटेशन सेंटर्स वाले कॉन्सेप्ट को लेकर काम कर रही हैं? हमारे यहाँ काम बहुत हो रहा है रिहैबिलिटेशन के हवाले से। तो शायद मैंने बहुत नाम नहीं सुने कि जो बहुत ज़्यादा इदारे हो। अब मेंटल हेल्थ, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर बीइंग एन अंडर डेवलप्ड कंट्री, ज़्यादातर इंटरनेशनल एजेंडा से ड्रिवन होता है सब कुछ। तो आज इस दफ़ा का एजेंडा शायद मेंटल हेल्थ है, तो आपको बहुत सारी एनजीओज़ एंड फाउंडेशंस नज़र आएंगे जो कि मेंटल हेल्थ के हैशटैग्स यूज़ कर रहे होंगे। उसकी वजह यह है कि ग्रांट्स आ रही होंगी और सब चीज़ें होंगी, सपोर्ट होगी। लेकिन जो अहम चीज़ है, गवर्नमेंट अगर कुछ ना करे तो वो रेगुलेट करे। वो ये देखे कि जो इंसान ये कहकर ग्रांट ले रहा है कि वो क्या काम करेगा, वो काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा कि ऑफिसेज और गाड़ियाँ और ट्रेनिंग टूर्स जनरेट हो रहे हैं, लेकिन एंड यूज़र जो है वो किसी तरह से एंटरटेन ही नहीं हो रहा, लोगों की मेंटल हेल्थ पे कुछ काम ही नज़र नहीं आ रहा। So that is the most important thing. Government should do nothing, let people do everything, and regulate करे, उसको look after करे कि लोग क्या अचीव कर रहे हैं, जिन चीज़ों को वो कह रहे हैं कि वो कर रहे हैं। चकाई साहब, जब आपसे डिस्कशन चल रहा था तो एक चीज़ मैं ऑब्जर्व कर रही थी कि आप और आप जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें पाकिस्तान के लिए एक अलग किस्म का पेट्रियाटिज्म पाया जा रहा होता है, एक पैशन है पाकिस्तान के लिए कुछ कर गुजरने के लिए। क्या समझते हैं, स्पेशली जिस फील्ड से आप एफिलिएट हो चुके हैं, रिहैबिलिटेशन वाले पर्सपेक्टिव से बात करूँगी स्पेशली, कोई ऐसा ख्वाब, कोई ऐसी ख्वाहिश कि इस पर्सपेक्टिव में, इस डोमेन में पाकिस्तान के लिए कुछ करना है? आई थिंक अपनी प्रोफेशनल लाइफ में मुझे बड़े मौके और बड़े धक्के और बड़ी गालियाँ पड़ी हैं कि मैं इस मुल्क से निकल कर क्यों नहीं जाता। मैंने ज़िंदगी में 2 काम किए हैं, या तो सीखा है, पढ़ा है, या काम किया है। और रीज़न मेरी हमेशा ये रही कि आई हैव ऑलवेज़ लव्ड दिस कंट्री इर्रिस्पेक्टिव ऑफ के प्रॉब्लम्स क्या हैं। मैं पॉलिटिकल एरिना में अपने आप को फंसाता नहीं, मैं सिर्फ अपनी कैपेसिटी में देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। तो मेरा जो सबसे बड़ा अब इस वक्त पैशन है वो है बिल्डिंग अ रिहैब सिटी, एक ऐसा एक मेंटली सेफ एंड सेन स्पेस जहाँ पर लोग कंफर्टेबली आ सकें, एक वन स्टॉप हो जहाँ लोग एंटर करें इतने कंफर्ट से कि जैसे वो मीना बाज़ार जा रहे हैं और अपने किसी कंफ्यूज स्टेट में, अभी किसी मेंटल स्टेट में जाएं, किसी काउंसलर से बात करें और निकल कर आ जाएं। मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, फंक्शन नहीं कर पा रहा, तो मैं एक रिहैबिलिटेशन के वोकेशन सेंटर में चला जाऊँ, और अगर मैं बहुत बीमार हूँ तो वहीं साइकियाट्रिस्ट मौजूद हूँ, वो मुझे ट्रीट करें और फिर मुझे दोबारा नॉर्मलाइज करके वापस मेरी पास भेज दें। और मेरी फैमिली को भी एजुकेट कर रहे हैं वो लोग कि मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से मुझे किस तरह से वो मेरी फैमिली अकोमोडेट या कैपेसिटेट करे। तो मेरा एक इरादा है इंशाल्लाह अल्लाह मेरे ख्वाब को पूरा करवाए। बाकी एजुकेशन के सेक्टर में बहुत काम करने की मेरी चाह है। सिंप्लीफाइंग एजुकेशन मैं नहीं चाहता। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में इस मुल्क में सबसे ज़्यादा मुश्किल ये है कि एजुकेशन बहुत जार्गनाइज्ड हो गया है, बहुत मुश्किल टर्म्स में लोग तालीम की बात करते हैं, बहुत सिस्टम्स की बात करते हैं। इस मुल्क की जहालत को बहुत सिंपल चीज़ों की ज़रूरत है, शऊर की ज़रूरत है, बहुत बेसिक्स गिनतियों की आने की ज़रूरत है, खत पढ़ना आने की ज़रूरत है, डिग्रियों की ज़रूरत नहीं है हमें।
डिग्रियों की ज़रूरत तब पड़ेगी जब हमारी माशरत इस पर डिपेंडेंट हो जाएगी कि लोगों के पास क्या डिग्री है। आपको घर चलाने के लिए डिग्री की ज़रूरत नहीं होती, आपको बच्चे पालने के लिए डिग्री की ज़रूरत नहीं होती, आपको शऊर की ज़रूरत होती है। तो मैं चाहूँगा, मैं शायद अगर कभी लॉन्च करूँगा तो एक शऊर यूनिवर्सिटी लॉन्च करूँगा, यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ लॉन्च करूँगा, जिसमें लोग सिर्फ बर्दाश्त की डिग्री, सब्र की डिग्री, पॉजिटिव रहने की डिग्री, जिम्मेदारी की डिग्री ले रहे होंगे। दैट्स ऑल इट इज़। बहुत शुक्रिया काजी तौसीफ साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जी तो नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा और जिस तरीके से आपने काजी तौसीफ साहब की बातें सुनी, कितना पोटेंशियल है हमारे यहाँ लोगों में कि अपने अपने कैपेसिटी में अपने अपने इनिशिएटिव्स लेकर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। अल्लाह करे पाकिस्तान के लोगों का ये पोटेंशियल, ये ख्वाहिशात ऐसे ही रहें और अल्लाह पाक उनकी मदद करे उनके इन ड्रीम्स को पूरा होने में। इसी दुआ के साथ अपनी होस्ट अर्शिया को इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम। पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए, आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए। दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान, हाईएस्ट क्वालिटी पाकिस्तानी मैंगोज इन GTA, यानी पाकिस्तान के बेहतरीन आम अब GTA में है दस्तयाब, वो भी खास होलसेल रेट्स पर। इटोबिको, मिसिसागा और ब्रैम्पटन में 6 मुख्तलिफ स्टोर लोकेशंस। तो एंजॉय करें समर को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, रॉयल कार्गो मैंगो टाइम के साथ। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें रॉयल कार्गो at 905-566-5665 और विजिट royalcargo.ca।